दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों इस नवंबर महीने में 2-3 एग्ज़ाम होने हैं कंपटीशन्स के, और हम टॉप मोस्ट क्वेश्चंस इलेक्ट्रिकल के आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। कोई भी टेक्निकल एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं, वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, चाहे वो हरियाणा लाइनमैन हो या सेल इस्कॉन का पेपर हो या PSPCL के लाइनमैन और SSA का हो। सभी क्वेश्चंस को लास्ट तक आप ज़रूर देखना, विश्वास दिलाता हूँ क्वेश्चन अच्छे लगेंगे। कमेंट करके मुझे आपका स्कोर ज़रूर बताना, आपका स्कोर कितना रहा, और वीडियो और क्वेश्चंस के बारे में ज़रूर बताना कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे, ताकि हम आगे इसी तरह के क्वेश्चन आपको और प्रोवाइड करवाएं। निवेदन रहेगा, अगर सब कुछ अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को भी शेयर ज़रूर कर देना। आप जो भी सोशल मीडिया करते हैं यूज, प्लीज़ उस पर इन वीडियोज़ को शेयर करें ताकि हम चैनल को आगे बढ़ा सकें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में हमारे एंड्रॉयड ऐप का लिंक दिया हुआ है। अगर आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप में आपके लिए फ्री प्रैक्टिस टेस्ट भी अवेलेबल है, पेड वीडियो कोर्स भी अवेलेबल है, पेड टेस्ट सीरीज़ भी अवेलेबल है। चलिए दोस्तों, आज के क्वेश्चनों से शुरू करते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखा है, आपको जो समझ में आ रहा है उससे आप समझ सकते हैं। सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें, हमें बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। सवाल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। 25 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का कोणीय वेग कितना होगा? एंगुलर वेलोसिटी के बारे में पूछा गया है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी का। दोस्तों एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से दर्शाते हैं और ये रेडियन प्रति सेकंड में होती है, जैसे कि आपको यूनिट्स ऑप्शन में दी गई है। ओमेगा का मान 2πf के बराबर होता है, यानी हमें 2 × पाई × फ्रीक्वेंसी करना है, आपको एंगुलर वेलोसिटी का मान मिल जाएगा। पाई का मान 3.14 होता है और फ्रीक्वेंसी दी है आपको 25 हर्ट्ज। 2 × 3.14 × 25 आप करेंगे दोस्तों, आपका आंसर आएगा 157 रेडियन पर सेकंड। हमें ए ऑप्शन के साथ जाना है। कैलकुलेशन करके आप भी मिलान ज़रूर करें, आपका भी आंसर इतना ही आता है क्या, ज़रूर क्रॉस चेक कीजिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन में एरर दोस्तों हो सकती है। अगला सवाल, स्टार में प्रति फेज प्रतिरोध का मान 20 ओम और प्रतिघात का मान 15 ओम है, यानी रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस दिया हुआ है एक एक फेज़ का। मान लीजिए कि ये स्टार कनेक्शन इस तरह से है, तो हमें इसका R और XL दिया हुआ है, तो हमें इसका Z ज्ञात करना होगा, पहले ध्यान रखें, और R² + XL की स्क्वायर का अंडरूट, ये फॉर्मूला लगाना है। आगे देखो सवाल क्या पूछ रहा है कि यदि लाइन वोल्टेज 415 वोल्ट है तो फेज़ करंट की गणना करो। देखिए दोस्तों, स्टार में फेज़ करंट और लाइन करंट बराबर होते हैं, लेकिन अगर हम फेज़ करंट की ही बात कर लें तो फेज़ करंट ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा फेज़ वोल्टेज में फेज़ इम्पीडेंस का भाग देना होगा। दोनों बड़ी बातें ये है कि ना ही तो हमारे पास फेज़ वोल्टेज है और ना ही हमारे पास प्रति फेज़ इम्पीडेंस है, इसलिए आपको कैलकुलेशन करने के लिए फेज़ वोल्टेज भी ज्ञात करनी पड़ेगी और इम्पीडेंस भी ज्ञात करना पड़ेगा। दोस्तों जब आप Z ज्ञात करेंगे ना, तो 20 और 15 का 25 ओम आता है, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, याद रखा करो। फिर भी तरीका बता देता हूँ, 20 की स्क्वायर करो, 15 की स्क्वायर करो, 20 की स्क्वायर 400 आएगी, 15 की 225 आएगी, दोनों को जोड़ोगे 625 होगा और 625 का अंडरूट निकालोगे तो 25 ओम आएगा। जब आपको Z मिल गया तो अब आपको फेज़ वोल्टेज ज्ञात करनी है, जो कि हम सब जानते हैं कि लाइन वोल्टेज में √3 का भाग देना होता है। ठीक है, रख दीजिए इसे फॉर्मूले में और मिलान कर लीजिए अपने उत्तर का। 415 वोल्ट है, इसमें √3 का भाग देना है और उसको जो 25 आया था आपका इम्पीडेंस, उससे मल्टीप्लाई करना है। कैलकुलेशन करके दोस्तों उत्तर का मिलान कर लेना, जो भी आपका आंसर आए, शायद इसका ए ऑप्शन आएगा। कैलकुलेशन मैंने नहीं करी है, आप कर लेना। कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना इतना ही आ रहा है क्या, और अगर दूसरा आ रहा है तो इन ऑप्शन में से ही होगा, जो भी आएगा आपका उत्तर, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला सवाल माय डियर आपके सामने है
कि जब सप्लाई का प्रकार डीसी हो तो निम्न में से किस मीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए। यानी सीधा सीधा सवाल पूछ रहा है कि डीसी सप्लाई पर किस मीटर का उपयोग नहीं करेंगे। देखो, डायनेमोमीटर एसी डीसी दोनों पर लगता है, चाहे वो डायनेमोमीटर का वाट मीटर हो, चाहे वोल्ट मीटर हो, चाहे एम्पियर मीटर हो, एसी डीसी दोनों पर लगता है। इसी तरह से मूविंग आयरन भी एसी और डीसी दोनों पर काम कर सकता है, चाहे मूविंग आयरन वोल्ट मीटर हो, चाहे मूविंग आयरन एम मीटर हो। लेकिन पीएमएमसी जो है वो केवल डीसी पर काम करता है, एसी पर नहीं। कोई बात नहीं, हमें तो डीसी के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब ये तीनों तो डीसी पर काम कर सकते हैं। फिर चौथा ऑप्शन क्या है? यस, इंडक्शन टाइप वाला। ठीक है, ये केवल एसी पर काम करेगा, डीसी पर नहीं। यदि इसे आप डीसी दे दोगे तो इस मीटर की कॉइल तुरंत जल जाएगी, क्योंकि इसमें इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होगा। डीसी में मीटर कॉइल में से बहुत हाई करंट चलेगी और तुरंत मीटर की कॉइल है वो जल जाएगी। तो आपका डी उत्तर यहाँ पर सही होगा। लेकिन दोस्तों, आपको इस क्वेश्चन की एक और बात बताता हूँ। मान लीजिए कि ये क्वेश्चन यूँ होता कि निम्न में से किस मीटर का उपयोग नहीं करना चाहिए जब सप्लाई का प्रकार एसी हो, तो फिर एसी पर आप पीएमएमसी का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें मीटर का जो पॉइंटर है वो केवल वाइब्रेशन करेगा, कंपन करेगा, रीडिंग नहीं दे पाएगा। हालांकि अच्छी बात यह है कि मीटर की कॉइल जलेगी नहीं, ठीक है ना, मीटर की कॉइल जलेगी नहीं, लेकिन मीटर रीडिंग भी नहीं दे पाएगा। तो दोनों को ध्यान रखें। और अगला फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर की रेटिंग दी हुई है आपको 25 kVA, 2.5 किलोवोल्ट / 250 वोल्ट। इसकी सेकेंडरी करंट आपसे पूछी है। देखो, सिंगल फेज और 3 फेज में दो तरह की चीज़ें होती है, ध्यान रखना। सिंगल फेज के लिए जो केवीए की रेटिंग होती है वो V × I होती है। V1 × I1 कर दो या V2 × I2 कर दो, केवीए रेटिंग हर बार बराबर आएगी। लेकिन 3 फेज के मामले में आपको ध्यान रखना होगा कि √3 V × I होता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। खैर, अभी हमें तो सिंगल फेज का ही दिया है तो सिंगल फेज का ही करेंगे। और सेकेंडरी करंट ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना है कि केवीए रेटिंग में सेकेंडरी वोल्टेज का भाग दे दो, करंट आ जाएगा। देखो, केवीए रेटिंग है 25 और सेकेंडरी की जो VA बनेगी, अगर उसको केवी में बदलते हो आप तो 0.25 किलोवोल्ट बनेगी, ठीक है। तो अगर आप करंट कैलकुलेट करेंगे तो 100 एम्पियर आएगी। बी ऑप्शन के साथ हमें इसमें जाना है। मिलान ज़रूर कर लेना दोस्तों आप कैलकुलेशन करके अपने उत्तर का, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना कि इतना ही आ रहा है, ताकि इंश्योर हो जाए, हमारा क्रॉस चेक भी हो जाए। सवाल 5वां आपकी स्क्रीन पर, लेकिन बहुत आसान और बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। डीसी सर्किट का पावर फैक्टर और डीसी सर्किट की सप्लाई फ्रीक्वेंसी का मान क्रमशः कितना होता है। हम सब जानते हैं कि डीसी सर्किट में पावर फैक्टर इकाई और फ्रीक्वेंसी 0 होती है। ध्यान रखना, फेज डिफरेंस नहीं पूछा है। फेज डिफरेंस अगर पूछे तो वो 0 ही होता है, ठीक है। करंट और वोल्टेज के बीच में अगर फेज अंतर पूछे तो 0 डिग्री का होता है, इन फेज राशियाँ चलती है। और देखो, जब फेज अंतर 0 डिग्री है इसीलिए तो पावर फैक्टर इकाई हुआ है। अगला हमारा सवाल है, 800 kVA और 400 हर्ट्ज वाला एक ट्रांसफार्मर है। अगर इसे 50 हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करेंगे तो इसकी केवीए रेटिंग कितनी होगी। दोस्तों, केवीए रेटिंग जो है ये सीधे सीधे यूँ बोल दो कि फ्रिक्वेंसी के समान अनुपात में चलती है। यानी फ्रिक्वेंसी को आपने 400/50 करने का मतलब है कि 1/8 कर दिया, तो आपका केवीए रेटिंग भी 1/8 हो जाएगा और ये 100 kVA के इक्वल होगा, ध्यान रखें। यानी 400 हर्ट्ज है तो 800 kVA है, 50 हर्ट्ज है तो वो लगभग 100 kVA ही है। यानी 1/8 आपका फ्रिक्वेंसी हुआ है तो 1/8 ही आपका केवीए रेटिंग भी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि लेड एसिड बैटरी में अति आवेशन या भारी निरावेशन, यानी या तो आपने बैटरी को ओवरचार्ज कर दिया या आपने बैटरी को हेवी डिस्चार्ज कर दिया, बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज कर दिया, एक साथ ज़्यादा लोड डाल दिया। मान लो 5 वाट की लैंप ही जोड़नी थी, आपने उस पर 1000 वाट का हीटर जोड़ दिया।
तो इस तरह से बैटरी जब भी डिस्चार्ज होती है तो उसकी प्लेटें मुड़ करके शॉर्ट हो जाती है और प्लेटों के बैंड होने के इस दोष का नाम है बकलिंग दोष। इसे बकलिंग कहा जाता है। कोरोजन जो है वो होती है अचानक परत जम जाना। सेडिमेंटेशन होता है अशुद्धियों के कारण प्लेटें शॉर्ट हो जाना। और सल्फेशन होता है बहुत दिनों तक बैटरी को चार्ज नहीं करने से उसकी प्लेटें सूख जाना। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्राइमरी वाइंडिंग में टर्न की संख्या कितनी होगी यदि प्राइमरी में वोल्टेज 240 वोल्ट और टर्न प्रति वोल्ट का मान 5 हो। देखो ये तो सिंपल सा ही क्वेश्चन हो गया, सारी बातें इसने लिखी दी। टर्न प्रति वोल्ट का मतलब होता है कि अगर 1 वोल्ट हो ना तो टर्न होते हैं 5। तो फिर 240 वोल्ट की अगर वाइंडिंग है तो टर्न कितने हो जाएंगे, 240 को मल्टीप्लाई कर दो और ये आपके आ जाएंगे 1200 टर्न। कैलकुलेशन करना, उत्तर का मिलान जरूर कर लेना, सी ऑप्शन आएगा, 1200 टर्न होंगे प्राइमरी वाइंडिंग में। अगला सवाल है कि रोटेटिंग फील्ड प्रकार का अल्टरनेटर है, कितने स्लिप रिंग होंगे, तो इसमें केवल 2 होते हैं और इसका उद्देश्य क्या होता है, रोटर को डीसी देने हेतु। हाँ, अगर रोटेटिंग आर्मेचर होता तो फिर डिपेंड करता कि कनेक्शन कितने, फेज कितने। अभी हमारा उत्तर बी रहेगा, 2 स्लिप रिंग होते हैं। अगला सवाल है कि सूचक मापी यंत्र का पैमाना अपने अंतिम मान पर शीघ्रता से स्थिर हो जाएगा यदि मीटर में हो। अगर लेवल डैम्पिंग हो मापी में तब मापी का पैमाना आसानी से स्थिर होगा। लेवल डैम्पिंग को क्रिटिकल डैम्पिंग या डेड डैम्पिंग के नाम से भी जानते हैं। अगर ओवर डैम्पिंग होगा तो अंतिम मान पर जाने में अधिक समय लेगा, यानी बहुत धीमी गति करेगा और अंतिम मान पर जाने में उसको ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अंडर डैम्पिंग होगी तो वो अंतिम मान पर स्थिर होने में थोड़ा समय लेगा, यानी कुछ देर तक वो दोलन वहाँ पर करता रहेगा। और अगर डैम्पिंग है ही नहीं तो अंतिम मान पर कभी भी स्थिर नहीं होगा, लगातार वहाँ पर वो दोलन करता रहेगा। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा मीटर सूचक मापी यंत्र की श्रेणी में नहीं आता है। सूचक मापी का मतलब होता है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, जो वैद्युतिक राशियों के तात्कालिक मान को दर्शाते हैं। जो तात्कालिक राशियों को दर्शाते हैं वो एम्पियर मीटर, वोल्ट मीटर और वाट मीटर होते हैं, जबकि वाट आवर मीटर जो होता है ये इंटीग्रेटिंग यंत्र की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अनुप्रयोग डीसी शंट मोटर का है। अनुप्रयोग आप देख सकते हैं, जैसे ही ऑप्शन देखेंगे तो आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा किसका है। देखो, क्रेन और होइस्ट, हाई स्टार्टिंग टॉर्क और ट्रैक्शन वर्क, ये जो तीनों काम है ये डीसी सीरीज मोटर के हैं, क्योंकि इन तीनों में हाई स्टार्टिंग टॉर्क की ज़रूरत होती है और हाई स्टार्टिंग टॉर्क डीसी सीरीज मोटर देती है। जो मशीन टूल वाला ऑप्शन है ना, ये डीसी शंट मोटर के लिए पूरा सूटेबल है। यहाँ अपने को सी ऑप्शन करना है, मशीन टूल इसका सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट सवाल पूछ रहा है कि 3 फेज इंडक्शन मोटर में क्राउलिंग से क्या आशय है। व्हाट इज क्राउलिंग, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी हम सब जानते हैं। इंडक्शन मोटर से संबंधित 3-4 शब्द है, ज़रूर उनको ध्यान में रखें। जैसे एक क्राउलिंग को ध्यान में रखें, एक कोगिंग के बारे में ध्यान रखें और दूसरा इसी में ध्यान रखें जॉगिंग के बारे में, हंटिंग के बारे में ज़रूर ध्यान रखें, डैम्पिंग के बारे में ध्यान रखें। ये शब्द एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इनमें कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। इंडक्शन मोटर में हार्मोनिक्स उत्पन्न होते हैं और उनमें से एक हार्मोनिक जो होता है वो फॉरवर्ड टॉर्क बनाता है और एक बैकवर्ड टॉर्क बनाता है। बैकवर्ड टॉर्क की वजह से मोटर में क्या होता है कि गति कम होना शुरू हो जाता है और एक इंडक्शन मोटर यदि अपने सिंक्रोनस गति के 7वें भाग पर रन करती है, चलती है, तो उसे हम मोटर में क्राउलिंग होना बोलते हैं। क्राउलिंग से संबंधित क्वेश्चन पेपर में आपको ज़रूर मिल सकता है, क्राउलिंग का कारण पूछ सकते हैं, तो ध्यान रखना। मोटर में उत्पन्न हार्मोनिक्स, आप इसका उत्तर कर सकते हैं। वैसे हार्मोन्स पर मैंने एक पूरी डिटेल से थ्योरी की क्लास दी हुई है, अल्टरनेटर वाले चैप्टर में भी देख सकते हैं, 3 फेज इंडक्शन मोटर वाले चैप्टर में भी आप देख सकते हैं, दोनों में आपको मिलेगा और बड़ा अच्छा टॉपिक है। अंडरग्राउंड केबल में कोर को नमी से प्रोटेक्शन देनी है, किसका उपयोग करेंगे। नमी से बचाव के लिए मेटालिक शीट होता है और मेटल के रूप में यहाँ पर या तो लेड
या फिर लेड एलॉय काम में लेते हैं। और हम सब जानते हैं कि सीसा जो है ये नमीरोधी धातु है, ये नमी को पार नहीं होने देता। आर्मर्ड जो होती है ये मैकेनिकल इंजरी से बचाव करती है, और बेडिंग जो होती है वो मेटालिक सीथ की प्रोटेक्शन करती है आर्मर्ड के अगेंस्ट, ताकि आर्मर्ड जो है, क्योंकि आर्मर्ड हार्ड होता है और मेटालिक सीथ जो है ये सॉफ्ट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी एक सुरक्षा युक्ति नहीं है। ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। देखो, फ्यूज सुरक्षा युक्ति है, रिले सुरक्षा युक्ति है, सर्किट ब्रेकर सुरक्षा युक्ति है, आइसोलेटर जो है ना ये सुरक्षा युक्ति नहीं है। ये केवल और केवल ऑफ लोड पर सर्किट को ऑपरेट करने के काम आता है, यानी जब लाइन चार्ज नहीं हो तब ये ऑपरेट करने के काम आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से किस मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं होता है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये तो। कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में भी होता है, डबल कैपेसिटर मोटर में भी होता है, स्प्लिट फेज मोटर में भी होता है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर में नहीं होता। देखो, इस मोटर में कैपेसिटर परमानेंट रूप से लगा रहता है, और जब कैपेसिटर स्थायी रूप से लगा है तो स्टार्टिंग वाइंडिंग भी स्थायी रूप से लगी रहेगी, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम होता है 70% या इससे अबव स्पीड पर स्टार्टिंग वाइंडिंग को सर्किट से हटाना। डी उत्तर रहेगा, परमानेंट कैपेसिटर मोटर आएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सिंक्रोनस मोटर का स्पीड रेगुलेशन कितना होता है, गति रेगुलेशन। देखो, गति रेगुलेशन का मतलब होता है नो लोड से लेकर फुल लोड तक मोटर की गति में कितना वेरिएशन आता है। हम सब जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर कांस्टेंट स्पीड मोटर है, और इस मोटर में नो लोड से फुल लोड तक जो गति है वो एक समान रहती है, इसलिए मोटर का गति रेगुलेशन कितना है, 0 है। यानी जितनी नो लोड पर स्पीड है उतनी हम फुल लोड पर मानते हैं। सी ऑप्शन रहेगा। अगला सवाल है कि तापीय विद्युत उत्पादन केंद्रों में अल्टरनेटर को ठंडा करने के लिए किसका उपयोग करते हैं। बड़े पावर प्लांट जितने भी होते हैं उनमें जनरेटरों की कूलिंग जो होती है वो हाइड्रोजन से ठंडा होता है। हाइड्रोजन को ध्यान रखना घर्षण मुक्त कूलिंग माना गया है। जितनी भी विधियां हैं उन सब में हाइड्रोजन जो है वो घर्षण मुक्त कूलिंग होती है, और अल्टरनेटर को हाइड्रोजन गैस से ठंडा किया जाता है। अगला सवाल है, डीसी सीरीज मोटर की आर्मेचर धारा को 10 एम्पीयर से बढ़ाकर 12 एम्पीयर कर दिया तो इसका टॉर्क कितना होगा। देखो, डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती मान लिया करो। पहले जो करंट है उसका वर्ग कर दो, और अब जो करंट है उसका वर्ग कर दो। पहले अगर 100% था तो अब कितना हो गया, 144%, यानी पहले की अपेक्षा लगभग 1.5 गुना बढ़ गया। या फिर आप ये बोल सकते हो कि 44% की वृद्धि हो गई। टोटल कितना हुआ है, 144%। वृद्धि कितनी हुई है, 44%। कितने गुना हुआ है, तो लगभग 1.4 गुना हो गया पहले के मान का। अगला सवाल है कि तार का प्रतिरोध 20 ओम है, इसका व्यास 2 गुना कर देंगे तो नया प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों ध्यान रखें, जब डायामीटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एरिया 4 गुना हो जाता है, और हम सब जानते हैं प्रतिरोध कटाक्ष क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जब एरिया 4 गुना हो गया तो रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। 1/4 बोलें तो पहले 20 ओम था तो अब 5 ओम ही रह जाएगा। क्वेश्चन का आंसर सी होगा। इस तरह के सवालों को आप भी सॉल्व करें। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको इस सवाल का आंसर कैसा लगा। अगला सवाल, युक्ति और उनके पीएन जंक्शन के बारे में निम्न में से कौन सा असत्य है। देखो, एससीआर में 3 पीएन जंक्शन होते हैं, ये बिल्कुल सत्य कथन है। यूजेटी 1 पीएन जंक्शन होता है, ये भी सही है। बीजेटी में 2 पीएन जंक्शन होते हैं, ये भी सही है। शॉर्ट की डायोड में कोई पीएन जंक्शन नहीं होता है, क्योंकि इसमें एक तरफ एन मटेरियल होता है और एक तरफ कोई ना कोई मेटल होती है, ठीक है ना, इसलिए इसमें पीएन जंक्शन की संख्या 0 होती है। तो डी उत्तर गलत हो गया। शॉर्ट की डायोड के बारे में गलत कथन है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा फास्टेस्ट डायोड है। डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम जितना कम होता है वो उतना ही तीव्र माना जाता है, और शॉर्ट की डायोड का बताते हैं कि सबसे कम समय होता है। रिवर्स रिकवरी टाइम डायोड के
प्रचालन की तीव्रता को संकेत करता है, तो ध्यान रखना शॉटकी डायोड सबसे तीव्र डायोड माना जाता है। अगला सवाल है, क्लास सी एम्पलीफायर के बारे में निम्न में से कौन सा सही है। एम्पलीफायर के बारे में एक सीधी सी कहावत है, ध्यान रखना कि जितनी ज़्यादा दक्षता उतना ही ज़्यादा विरूपण, यानी हाई एफिशिएंसी और हाई डिस्टॉर्शन होता है। दक्षता भी अधिक, विकृति भी अधिक। विकृति बोल सकते हो या हिंदी में इसको विरूपण भी बोल सकते हो। हाई दक्षता हाई विरूपण होता है। और क्लास ए के बारे में अगर बात की जाए तो लो एफिशिएंसी और लो डिस्टॉर्शन होता है। ठीक है, ये क्लास ए के बारे में। विकृति भी कम होती है, दक्षता भी कम होती है। अगला सवाल, किस वर्ग के एम्पलीफायर का संचालन 120 डिग्री बाद है, तो क्लास बी का है। ठीक है, इनका तो सब जानते ही होंगे, मैंने पहले भी कई बार करवा ही दिया है आपको। ए जो है इसका 360 डिग्री है, बी का 180 डिग्री है, ए बी का इनके बीच का है, और सी का जो है वो 120 डिग्री के आसपास का है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 3 तार डीसी प्रणाली में नेगेटिव तार का कलर कैसा होता है। नेगेटिव वायर जो है वो वहाँ पर ब्लू होता है, ध्यान रखना, नीले रंग का होता है। पॉजिटिव होता है रेड कलर का, नेगेटिव होता है ब्लू का, और ब्लैक जो है वो होता है वहाँ पर ग्राउंड। तो बस दोस्तों यही थे आज के 25 क्वेश्चंस। आपका स्कोर कितना रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। व्हाट्सअप, फेसबुक, जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, स्कोर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन कैसे लगे ये भी ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।